तो आज अपन है वो हिंदी स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखिएगा हिंदी की उत्पत्ति कैसे हुई है उसके बारे में आज अपन थोड़ा सा है वो ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेंगे इसके बारे में कि हिंदी है वो हिंदी की उत्पत्ति हुई कैसे है। ठीक है भाई, क्योंकि किसी भाषा या जो भी भाषा होती है उसको पनपने में या ख़त्म होने में कुछ वक्त लगता है। एकाएक कोई भी भाषा उत्पन्न नहीं हो सकती। तो हिंदी आई कैसे, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। अब हिंदी है वो भी विश्व की एक भाषाएं हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि विश्व के अंदर और भी भाषाएं बोली जाती हैं। तो देखिएगा, मैंने कहा है शॉर्ट इंट्रोडक्शन लेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के नहीं करेंगे चीज़ों को। तो विश्व के अंदर है लगभग 3000 भाषाएं बोली जाती हैं। अब हर भाषाओं में कुछ समानता होती हैं, कुछ असमानताएं होती हैं। जैसे अपन जाएं तमिल और तेलुगु है, तो हो सकता है उनके अंदर कुछ समानताएं हों। ठीक है, इसी तरह जो 3000 भाषाएं हैं उनमें भी कुछ ना कुछ समानता है। तो उन समानताओं के आधार पर इनको क्या किया गया, इनको लगभग 13 ग्रुप बना दिए गए। इन 13 ग्रुपों के अंदर है वो इन 3000 भाषाओं को समेट दिया गया। और इन 13 ग्रुपों में से जिस ग्रुप का हिंदी है वो हिस्सा है, वो ग्रुप है भारोपीय। कौन सा ग्रुप है वो है भारोपीय ग्रुप। अब देखिएगा, भारोपीय नाम से ही स्पष्ट है कि भारत और यूरोप, तो भारत और यूरोप की जो भाषाएं हैं उस ग्रुप का नाम है भारोपीय। अब इसके अंदर भी बहुत सी भाषाएं हैं, तो इस ग्रुप को भी फिर क्या किया गया, डिवाइड किया गया। और इसको डिवाइड किया गया दो भागों के अंदर। कितने भागों में इसको डिवाइड किया गया, इसको दो भागों में डिवाइड किया गया, केंतुम और सत्तम। ठीक है भाई, जो हिंदी है वो अपने सत्तम का हिस्सा है। ठीक, अब सत्तम के अंदर भी क्या होगा कि अगर भारोपीय है, भारत यूरोप के अंदर बहुत सी भाषाएं बोली जाती हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि इस ग्रुप को भी है वो किसी न किसी हिस्से में बांटा गया होगा। और जिस हिस्से में बांटा गया वो हिस्सा इसका हुआ भारत और ईरानी, वो हुआ भारत ईरानी। एक बार फिर से देख लीजिएगा, विश्व के अंदर लगभग 3000 भाषाएं हैं, उनको 13 परिवारों में बांटा गया। अपना परिवार है भारोपीय। फिर इस भारोपीय को भी दो भागों में बांटा गया, केंतुम और सत्तम। और फिर इसमें भी डिवाइड किया गया, तो अपना जो हिस्सा आया वो आया भारत और ईरानी। अब भारत और ईरानी का दूसरा नाम है आर्य शाखा, इसी का दूसरा नाम हुआ आर्य शाखा। और आर्य शाखा है या भारत ईरानी है, फिर इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया। तो इसमें आई ईरानी, दूसरी आई दरद, और तीसरी आई वो आई आर्य भाषा। तीसरी क्या आई भाई, तीसरी आई अपने पास आर्य भाषा। आई बात समझ में। ये एक छोटा सा अपना कह सकते हैं अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। इसके बाद फिर चलेंगे कि आज आप देख रहे हैं कि लगभग जो भाषा की उत्पत्ति है वो 1500 ईसा पूर्व हुई है। तो 1500 ईसा पूर्व और 2000 ईस्वी तक हमें चीज़ों को पढ़ना है कैसे कैसे आई। तो शॉर्ट रूप में अपन इसको देख लेते हैं। तो भाषा है ये 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर 2000 ईस्वी तक। ठीक है, इसको अपन पढ़ेंगे। देखिएगा, किसी भी चीज को पढ़ने के लिए वो टुकड़ों में तोड़ देना बहुत जरूरी होता है। तो इसको भी डिवाइड किया गया है। इसको डिवाइड कैसे किया गया, इसको किया गया प्राचीन भाषा, दूसरी हो गई
मध्यकालीन, और जो तीसरी हुई वो अपने पास कौन सी होगी, आधुनिक। जो आधुनिक का काल है वो होगा 1000 ईस्वी से लेकर अब तक, जो भी अपना टाइम पीरियड चल रहा है वो। ठीक है। प्राचीन का होगा 1500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक। ठीक। और मध्यकालीन है, इसका होगा 500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी तक। तो भाषा को समझने के लिए 3 ग्रुपों में बांटा गया, प्राचीन भाषा, मध्यकालीन एंड आधुनिक। अब हुआ क्या, प्राचीन के अंदर तो अपन समझ सकते हैं प्राचीन है क्या, संस्कृत। तो इसमें क्या आई, इसमें आई संस्कृत। इसमें क्या आई, संस्कृत। और संस्कृत के भी 2 भाग बने। 2 कौन कौन से बने, इसके बने, पहला हुई वैदिक और दूसरी हुई लौकिक। लौकिक से जैसे नाम ही स्पष्ट है, जो जनमानस की भाषा थी। वैदिक जो वेदों में काम में ले गई। इसका मतलब ये हुआ कि ये उपनिषद वगैरह है वो वैदिक संस्कृत में लिखे गए थे, और अपन ने एक पढ़ रखा है पाणिनि की अष्टाध्यायी, वो है वो लौकिक भाषा में लिखी गई थी। पाणिनि की जो अष्टाध्यायी है वो लौकिक भाषा में थी। ठीक। अब मध्यकालीन ग्रुप है, ये थोड़ा क्या है, लंबा चलेगा भाई, तो अपन इसको अलग से देखते हैं। इसी से हमें पता चलेगा कि हिंदी की उत्पत्ति है वो हुई कैसे है। तो भाषा का मध्यकालीन काल, अब मध्यकालीन काल को क्या हुआ कि 3 भागों में बांट दिया गया। प्राकृत पाली, देखिए इसमें 2-4 मोटी मोटी बातें होंगी, वो मैं लास्ट में आपको बता दूंगा कि याद क्या रखना है। ठीक है। प्राकृत पाली, दूसरा प्राकृत प्राकृत, और तीसरा है प्राकृत अपभ्रंश। तीसरा क्या है, प्राकृत अपभ्रंश। तो ये अपना क्या है, ये मध्यकाल चल रहा है। और मध्यकाल कब से कब तक चला था, यह चला है 500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी तक। तो फिर इनको भी क्या किया गया, 500 साल के टुकड़ों में आप तोड़ सकते हैं। तो ये आएगा 500 ईसा पूर्व से लेकर पहली ईस्वी तक आ जाएगा, और ये पहली से लेकर 500 ईस्वी तक आ जाएगा, और ये जो 500 ईस्वी से लेकर है ये आ जाएगा 1000 ईस्वी तक। 1000 ईस्वी के बाद है वो आधुनिक काल चल जाता है अपना। ठीक है भाई। अब देखिएगा जो संस्कृत का बिगड़ा हुआ रूप था वो पाली बना, और पाली का प्राकृत बना, और प्राकृत का क्या बना, अपभ्रंश बना। ठीक है भाई। और अपभ्रंश से ही है वो हिंदी निकली है। ठीक। लेकिन है हिंदी भाषा है, उसके कुछ शब्द हैं वो पाली में मिलने लग जाते हैं, उसके बाद प्राकृत में, और उसके बाद अपभ्रंश में आते आते है ये बहुत सारे बढ़ जाते हैं। और इस प्रकार जो कुछ विद्वान हैं और विभिन्न मतों के अनुसार है वो हिंदी भाषा की उत्पत्ति है, हिंदी भाषा की जो उत्पत्ति है वो 1000 ईस्वी के आसपास से मानी जाती है। ठीक है। और अपभ्रंशों में भी हम बात करें तो इसके अंदर आ जाएगा शोरसेनी मुख्य रूप से। ठीक। दूसरा आएगा अर्धमागधी, और तीसरा इसका बनेगा मागधी। तो इन अपभ्रंशों से है वो हिंदी की उत्पत्ति हुई है। अब हम चलते हैं
कौन सा काल? आधुनिक काल। जो कब से कब तक था अपना? आधुनिक काल था अपना 1000 ईस्वी से लेकर अब तक का काल। तो ये है आधुनिक काल। थोड़ी ही देर में हम इसको समाप्त कर देंगे और कल है फिर एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अब तक जो भी अपना टाइम पीरियड चल रहा है, देखिए आधुनिक काल के अंदर है वो, जैसे अपनी भाषाएं हो गई नेपाली, बांग्ला, मराठी, असमिया और भी बहुत सारी हो गई होंगी। तो ये क्या है? ये भाषाएं सब हैं, ये आधुनिक काल की भाषाएं हैं। ठीक है। अब हिंदी शब्द है वो बना किससे है? तो जो हिंदी शब्द है उसका शाब्दिक अर्थ, हिंदी का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है? वो सिंध है। हिंदी का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है? हिंदी का जो शाब्दिक अर्थ अपना है, एक सेकंड रुकिएगा भाई। हिंदी का जो शाब्दिक अर्थ है वो हिंद है। डिस्टर्ब हो गया थोड़ा। हिंद, और हिंद शब्द किससे बना है? हिंद शब्द है वो संस्कृत के सिंधु शब्द से बना है। ये मैं उम्मीद करता हूं आप सभी को बात पता होगी। ठीक, 2-4 बातें मैं आपको लिखा देता हूं। जैसे हिंदी की उत्पत्ति शोरसेनी अर्धमागधी और मागधी अपभ्रंश से मानी जाती है। ये यूपीएसआई में पूछी जाती हैं ये चीजें। और कुछ भी जो भी पढ़े लेकिन थोड़ी उत्पत्ति पढ़ लें तो अच्छा रहता है अपने लिए। ठीक। एक ये पश्चिमी हिंदी, चलो ये तो बाद में देख लेंगे अपन। ठीक है, ये तो आप पढ़ ही लें। और हिंदी का जो मैंने बता ही दिया, शाब्दिक अर्थ हिंद है, और हिंद है वो संस्कृत के किससे बना है? सिंधु से बना है। ठीक है, किसके? संस्कृत के। अब हिंदी को अपन कुछ भागों में बांट देते हैं। हिंदी को अपन क्या करते हैं, कुछ भागों में बांट देते हैं और इसके लिख लेते हैं अपभ्रंश। जो हम सब भाषाएं बोलते हैं वो कैसे बनी हैं, फिर उपबोलियां। ठीक, ये बोलियां हैं भाई। और फिर हैं अन्य भाषाएं। तो इसके अंदर आएगा अपभ्रंश 3 है। शोरसेनी, शोरसेनी इनमें मुख्य रहेगा। शोरसेनी, फिर इसमें भी आएगा शोरसेनी, और ये शोरसेनी। इसमें लिख देते हैं पहले अपन पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी, तो पश्चिमी हिंदी की उपबोलियां हैं वो हो गई कन्नौजी, दूसरी हो गई बुंदेली, ठीक, तीसरी हो गई खड़ी बोली, चौथी हो जाएगी ब्रज, ठीक, और 2 इसकी और बच गई। एक है बघेली। तो कन्नौजी, बुंदेली, खड़ी बोली, ब्रज, बघेली, और कौन सी रह गई भाई? एक रह गई बांगरू रह गई। बांगरू, ठीक है। दूसरी है राजस्थानी। तो राजस्थानी के अंदर कौन कौन सी आएगी? मारवाड़ी,
मेवाड़ी, मेवाती, मालवी। 5वें नंबर की अपनी आएगी ढूंढाड़ी, हाड़ौती, मारवाड़ी, मेवाड़ी, मेवाती, मालवी, ढूंढाड़ी, हाड़ौती, और एक और रह गई अपनी, कौन सी रह गई, एक देख लेता हूँ मैं, एक सेकंड। मेवाड़ी हो ही गई, मालवी, वागड़ी रह गई भाई, एक है वागड़ी। ठीक, इधर आएगा अर्धमागधी और फिर ये आएगा मागधी। इसके अंदर आएंगी पहाड़ी लैंग्वेज हैं अपनी, गढ़वाली, कुमायूं और पश्चिमी पहाड़ी, इसके अंदर 3 ही हैं। ठीक, अर्धमागधी के अंदर आएगी पूर्वी हिंदी। अर्धमागधी के अंदर कौन सी आएगी, कोई खास बात नहीं है याद रखने वाली, जैसे आपको थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो जाएगा जब ये आपने याद करके रख रखा होगा कि भाई बांगरू है, बघेली है, ये कहाँ से संबंधित होंगी, और उधर वाले में तो जोर ही नहीं आना है, थोड़ा बहुत भी। ये है बिहारी, तो बिहारी के अंदर आएंगी भोजपुरी, 2 और हैं इसकी लैंग्वेज मैं बता देता हूँ आपको, भोजपुरी, मैथिली और मगही। मैथिली और मगही, हम राजस्थान के हैं तो हमें कहाँ से याद होंगी ये। और अर्धमागधी है पूर्वी हिंदी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अब देखिएगा जिस भी एग्जाम में है, जैसे कोई राजस्थान का है तो उसको ये अपभ्रंश, शोरशनी और ये 7 याद होने चाहिए। ठीक है, कोई यूपी साइड का है तो उसको ये याद होना चाहिए, शोरशनी, अपभ्रंश और उसकी जो भी 6 बोलियां हैं वो याद होनी चाहिए। बिहार साइड है उसको ये होनी चाहिए। ठीक है, इस प्रकार अपने अपने की एरिया की तो हम कम से कम याद रखें ही रखें। ठीक, तो ठीक है भाई, अपना जो इंट्रोडक्शन था हिंदी के बारे में, ठीक, वो अपना कंप्लीट हो चुका, और कल अपन लेके चलेंगे लिपि चिन्ह। ठीक, तो हिंदी के अंदर है वो कितने प्रकार के लिपि चिन्ह है, कौन कौन से लिपि चिन्ह है, हंस चिन्ह वो क्या होता है। ठीक है, इन सब के बारे में अपन कल पढ़ेंगे। काक चिन्ह क्या होता है, इसके बाद में अपन ले लेंगे वर्ण विचार, और वर्ण विचार करने के बाद अपन डायरेक्ट आ जाएंगे कहाँ पे, संधि। ठीक, तो धन्यवाद, जुड़े रहिएगा।